कैसे हैं आप सभी लोग। ओजांग आईएएस के इम्पोर्टेंट एंथ्रोपोलॉजी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित सिंह और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एंथ्रोपोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम थ्योरीज पढ़ रहे थे, डार्विन के बारे में हमने पढ़ा था और उन्होंने क्या इम्पोर्टेंट अपने थ्योरी में बातें कहीं, पोस्टुलेट्स क्या थे वो हमने देखे थे। और आज हम उसके आगे की स्टोरी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कि डार्विन की जो पोस्टुलेट्स थे उसमें किन पॉइंट्स पे उनको क्रिटिसाइज किया गया, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक थ्योरी जो अभी प्रेजेंट काफी रेलेवेंट है। अगर हम इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन को देखें तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वो सारे पहलुओं को कवर करती है जिन पे डार्विन कहीं ना कहीं पीछे थे। ठीक है, तो जो लोग जल्दी आ गए हैं जल्दी से पिंग करें जिससे हमें पता चल जाए कि आप लोग आ गए हैं और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून यश, संदीप, एजुकेशनल एकेडमी, गुड्डू, सब लोग, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून आकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपको 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में डिस्काउंट चल रहा है 10% का सभी कोर्सेज पे ओजांग आईएएस में। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए वो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी जुड़े हैं, गुड आफ्टरनून राम जी, गुड आफ्टरनून तुशांत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने लास्ट क्लास में लैमार्क और सभी के बारे में पढ़ा था, डार्विन के बारे में पढ़ा था, उनकी क्या थ्योरीज थी, कहाँ वो गए थे स्टडी करने के लिए। ओवर प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और उसके बाद वेरिएशन एंड हेरिडिटी, टाइप्स क्या है वेरिएशन के, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसके साथ साथ जो लास्ट था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो इसके बाद जब थ्योरी दी थी डार्विन ने 19th सेंचुरी में, तो उस टाइम जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और ह्यूमन जेनेटिक्स आपको पता है उसकी हेल्प से हम बहुत सारे नए तथ्यों को जान पाए हैं जो पहले हम लोगों को नहीं पता थे। तब जब जेनेटिक्स के साथ साथ और दूसरे साइंसेस का भी गठजोड़ देखते हैं, जैसे पैलियोंटोलॉजी जिसमें फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, या फिर ह्यूमन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन स्टडीज, इन सब के ऊपर जब स्टडीज हुई थी 20th सेंचुरी में, तब देखा गया कि डार्विन की थ्योरी में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, आइए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहां डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी। तो ये अभी तक ये नहीं बता पाई ये थ्योरी डार्विनिज्म की वेस्टिजियल ऑर्गन्स जनरेशन टू जनरेशन क्यों पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये यूज एंड डिसयूज की थ्योरी जो लैमार्क ने दी थी, डार्विन ने भी, इवन दो वो बहुत ज्यादा उसको पसंद नहीं करते थे थ्योरी को, लेकिन यूज एंड डिसयूज को उन्होंने भी क्लियरली मना नहीं किया था। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती डार्विनिज्म। ठीक है, सेकंड क्या बात है कि नंबर ऑफ यूजलेस और नॉन अडैप्टिव कैरेक्टर्स, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई भी यूज आपको समझ नहीं आता है बॉडी में क्यों है, लेकिन तो उनकी जो ट्रांसमिशन हो रहा है दूसरे जनरेशन में, ट्रांसमिशन हो रहा है कहां, दूसरे जनरेशन में, वो क्यों हो रहा है, यूजलेस है या नॉन अडैप्टिव कैरेक्टर्स हैं, कुड नॉट हैव अराइजन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन हम कहते हैं कि इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि कोई कैरेक्टर क्यों
चुना गया, ऐसा इन्होंने बताया था डार्विन ने कि जब वेरिएशन होगा उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो ये सारी चीजों में नेचुरल सिलेक्शन का समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे यूजलेस चीजों को भी अडॉप्ट कर रहा है, उसको आगे जाने दे रहा है। इन डार्विन सेड दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ द नॉन अडॉप्टिव नेचर ऑफ दीज ऑर्गन्स। तो डार्विन ने भी बहुत क्लियरली नहीं बताया कि ये क्यों हो रहा है, ये फिनोमेना क्यों हो रहा है। इसके अलावा डार्विन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मिनल वेरिएंसेस। आपको पता है कि जो अभी की प्रेजेंट की नॉलेज में कि वेरिएंस जो होते हैं वो किन कारणों से होते हैं, या तो आपके सोमैटिक वेरिएशन होगा, आपके जो लाइफ टाइम में आपके अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे, और दूसरा होता है जर्मिनल, मतलब जेनेटिक चेंजेस के। इन दोनों के बारे में नहीं डार्विन ने बताया था, कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएंस के बीच में क्यों अंतर आता है। ही कंसिडर्ड ऑल वेरिएशंस आर हेरिटेबल। यहां ये प्रॉब्लम है कि सारे वेरिएशंस जो भी बदलाव होते हैं एक जनरेशन में, क्या वो दूसरे जनरेशन में जाएंगे? नहीं, वही जा पाएंगे जो जर्मिनल या जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आए होंगे, वही दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था डार्विन का। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि सोमैटिक और जर्मिनल वेरिएंस के बीच में अंतर होता क्या है असलियत में, ठीक है। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस को भी सब्सटैंशिएट नहीं कर पा रहे थे वो, ठीक है। अब देखते हैं और क्या इनका क्रिटिसिज्म था डार्विनिज्म का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर गिवन प्राइमेसी ओवर सडन चेंजेस। जब हम वेरिएशन देख रहे थे, वेरिएशन के अनेक प्रकार बताए थे डार्विन ने, वो क्या था? उसमें एक था इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन, और इसको इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इन्होंने कहा मेजर जो चेंजेस होते हैं दूसरे जनरेशन में या जो वेरिएशन आता है उसका कारण इंडिविजुअल चेंजेस हैं, इंडिविजुअल के अंदर जो हो रहा है, और वो सडन चेंजेस को इन्होंने इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी थी, ठीक है। इसको कम वो दिया था इंपॉर्टेंस, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज्यादा दिया था। लेकिन अभी की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास जेनेटिक्स की, और इसके साथ साथ जो पूरे बायोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं, उसमें हमको पता चलता है कि म्यूटेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो भी जेनेटिक वेरिएशन होता है, और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है? इज इनएडिक्वेट। डार्विन जो समझाना चाह रहे थे, जो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो इनएडिक्वेट था, मतलब वो पूरी तरीके से इनफ नहीं था फिनोमिना को समझाने के लिए ह्यूमन इवोल्यूशन के। क्यों? ये बता, बिकॉज सिलेक्शन क्रिएट्स नथिंग, इट मेयरली एलिमिनेट्स और प्रिजर्व्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएशंस। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे थे कि जो नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है, ये क्या कर रहा है? ये कोई नई चीज क्रिएट ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ एलिमिनेट कर रहा है, जो चॉइसेस हैं उसको एलिमिनेट कर रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग जो पहले से वेरिएशन है। और इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये वेरिएशन का कारण क्या है। प्रॉब्लम यहां है कि आप कारण बताइए, वेरिएशन आया क्यों? वेरिएशन आया क्यों? क्या इंटरनल चेंज हुआ? क्योंकि वो उस टाइम तक जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए क्लियर नहीं पता चल रहा था कि वेरिएशन आया क्यों, ठीक है। वेरिएशन जब तक नहीं पता चलेगा, मेन क्वेश्चन तो वही है। और जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है वो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले एड्रेस करती है कि वेरिएशन का कॉज क्या है, और उसको डिटेल जब समझाती है तो वो म्यूटेशन और दूसरे जो भी कारण हैं उनके ऊपर एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो यहां एक प्रश्न चिन्ह है कि कॉज क्या है, वो तो एड्रेस हुआ ही नहीं। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस दैट में गिव राइज टू वेरिएशंस अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स लिटिल और नॉट एट ऑल। इंडिविजुअल वेरिएशन की जो बात इन्होंने की थी, डार्विन ने 4 वेरिएशन बताए थे, उसमें जो इंडिविजुअल जिसको सबसे ज्यादा प्रमुखता इन्होंने दी थी, वो भी नहीं बता पा रहा था कि
जो चेंज हो रहा है, और पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सेल्स तो प्रभावित ही नहीं हुई उस जो भी इंडिविजुअल वेरिएशन से, ठीक है। तो जब तक इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव या जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो चेंज दूसरे जनरेशन में जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ही बहुत ज्यादा प्रमुखता दी, म्यूटेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दूसरा, इनएडिक्वेट इसलिए है क्योंकि कॉज ऑफ वेरिएशन क्या था, इस मेन मुद्दे को वो कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो आ रहे थे वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को प्रभावित ही नहीं कर रहे थे, बहुत कम कर रहे थे या कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ इनके साथ दिक्कतें थी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम थी डार्विन के साथ, वो क्या थी कि उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो प्रोग्रेस का मतलब है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना, ठीक है। तो ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी हो गए थे किसी और उसमें एनिमल्स में, जैसे ह्यूज एंटलर्स ऑफ आयरिश डियर, बहुत बड़े जो एंटलर्स होते हैं आयरिश डियर में, वो क्यों हुए उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ये, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन कि वो क्यों सेलेक्ट हुआ, ऐसा फीचर, ऐसा ट्रेट, ऐसा कैरेक्टर क्यों सेलेक्ट हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन। ओवर स्पेशलाइज्ड क्या होता है, ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का कोई बहुत ज्यादा मतलब समझ में नहीं आता ये क्यों है। एक ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल सा आपके पास एंटलर होता, छोटा सा एंटलर मतलब जो सींग है वो है, अब ह्यूज है, उसका क्या रीजन क्या है, क्यों वो बेनिफिशियल है उस ऑर्गेनिज्म को। तो ये चीजें नहीं समझा पा रहा था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा he could not differentiate between the role of over specialized organs and role of specialized organ, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे एक मरमॉथ करके एक था ना, एलिफेंट की तरह होता था काफी बड़ा, उसमें उसके भी टीथ बहुत बड़े होते थे, वो ओवर स्पेशलाइज था। जैसे ये वाले हैं आयरिश डियर के एंटलर्स, सिंग काफी बड़े थे, उसी तरीके से उसके भी टीथ बहुत ज्यादा ही बड़े थे। अब उसका जो ओवर स्पेशलाइज्ड को बेनिफिट क्या है, अगर हम इवोल्यूशन में देखें तो वो क्या होता है, लास्ट स्टेज हो जाती है कि उसके बाद एक्सटिंक्शन होगा। अब ऐसे ऑर्गन्स को बार बार ट्रांसमिशन के चांसेस क्यों हो रहे हैं, तो डार्विनिज्म इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज थे डार्विन के। पहला, अगर हम लोग ध्यान दें तो कॉज क्या है, वेरिएशन क्यों हो रहा है उसको नहीं समझा पा रहा। दूसरा, जो भी ये जो म्यूटेशन की बात है वो नहीं इतना एक्सप्लेन कर पाए कि म्यूटेशन क्यों होता है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ओवरऑल सिनेरियो में। और जो लेमार्क की जो प्रॉब्लम थी वो भी ये कुछ यूज कर रहे थे, जैसे यूज एंड डिसयूज थ्योरी, उसको भी इन्होंने बहुत क्लियरली मना नहीं किया कि ये गलत है, ये उस चीज को भी समझा रहे थे, उसका भी यूज कर रहे थे, इवन दो ही डिड नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ये सब था डार्विन की प्रॉब्लम्स, और हमने लास्ट क्लास में देखा था उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो डार्विन के बारे में क्वेश्चंस भी आया हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है डार्विनिज्म के बारे में, तो उसमें क्लियरली आप पूरा पहले डार्विन की जो मेन थिंकिंग क्या थी, पोस्टुलेट्स क्या थे, इसके साथ साथ उनका जो ये क्रिटिसिज्म है, ये सारी चीजें अगर आप लिखेंगे तो जनरली आपके शॉर्ट मार्क्स में आएगी इस टाइप के क्वेश्चन, इजिली आप डार्विनिज्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट है, नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फ्रॉम एक्वेटिक वंस। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी में रहते हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, है ना, एम्फीबियंस हैं। अब उनसे कुछ एनिमल टेरेस्ट्रियल आ गए जो जमीन पे रहते हैं। अब इस वाले इवोल्यूशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे डार्विन के नियम से, अब वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन तो बता ही नहीं पा रहे हैं, सडन चेंजेस की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन भी इनके जो थ्योरी थी उसमें क्लियरली पता नहीं चलता है कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ,
एक्वेटिक एनिमल से टेरेस्ट्रियल कैसे है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फिजिकल साइंटिस्ट, क्या थे अभी के 20th सेंचुरी के, ये काफी ज्यादा मतलब क्रिटिकल थे डार्विन की थ्योरी को लेके। इन्होंने कहा कि आपने अपनी थ्योरी में बहुत ज्यादा प्रूफ्स या एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया, आपने 2-4 एक्सपेरिमेंट्स किए, आपकी अपनी थिंकिंग थी, उसके हिसाब से आपने थ्योरी दे दी। लेकिन आजकल के साइंटिफिक जो थिंकर्स होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ये लोग, और वो जब अगर एक में भी अगर वो प्रूफ नहीं हुआ तो फिर उसको मान्य नहीं करेंगे। तो ये वाले फिजिकल साइंटिस्ट का जो ग्रुप था वो काफी क्रिटिकल था, और वो एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहा था, प्रूफ्स की बात कर रहा था, जो डार्विन की थ्योरी में उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे डार्विन के थिंकर्स उसमें। अब आते हैं लास्ट में, डार्विनिज्म और लेमार्किज्म में अंतर क्या था। पूछा जा सकता है कि डार्विनिज्म और लेमार्किज्म में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो डार्विनिज्म में जो बात की गई थी वो कहा गया था कि एक तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात की गई है, कि सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओवर प्रोडक्शन होता है और उनको सरवाइव करना है, तो उनके अंदर एक स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है जो इंटर स्पेसिफिक होता है, इंट्रा स्पेसिफिक होता है, और इन्वायरमेंट के साथ उनका एक स्ट्रगल चलता रहता है। ठीक है, जो कि पूरा मिसिंग है कहां, लेमार्किज्म में। लेमार्किज्म में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं की गई। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से आगे बढ़ेगा वो सर्वाइव करेगा, जो उन सब में, वही आगे नेचुरल सेलेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहां ये भी लैकिंग है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि इंटरनल वाइटल फोर्स, जो इलन जिराफ का एग्जाम्पल लिया था, जिराफ के एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया कि कैसे जिराफ की अंदर एक इंटरनल अर्ज हुई, और उसके बाद इन्वायरमेंट में वो नहीं था, क्या नाम है, उतना फॉडर नहीं था, इतना फोलिएज नहीं था, जिसकी वजह से वो ऊपर के ट्रीज के लीव्स खाने लग गए और वो स्ट्रेच हुए और वो वहां तक पहुंच गए। डार्विन क्या कहता है, उसी एग्जाम्पल को लेता है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से कहता है कि जिराफ में अलग अलग वेरिएशंस थे, कुछ लॉन्ग नेक के थे, कुछ शॉर्ट नेक के थे, और सिचुएशन क्या थी कि नीचे वो नहीं था, ग्रासेस नहीं थी, ऊपर की लीव्स खानी थी, इसीलिए जो लॉन्ग नेक वाले थे वो सरवाइव किए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, और जो शॉर्ट नेक वाले हैं वो नहीं सरवाइव कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो वो अपनी थ्योरी के हिसाब से वही एग्जाम्पल समझाते हैं, और लेमार्क अपनी थ्योरी की उसको एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग देख भी सकते हैं डार्विन क्या कहते हैं और लेमार्क क्या कहते हैं। डार्विन कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जिराफ, 2 प्रकार के जिराफ थे। एक जो शॉर्ट नेक वाले थे वो उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो फूड रिसोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जबकि जो लॉन्ग नेक वाले थे वो सरवाइव किए और उन्हीं के ऑफस्प्रिंग्स बाद में प्रोड्यूस हुए और वो सरवाइव कर गए। ठीक है, इसके अलावा लेमार्क क्या कहते हैं, जिराफ्स कंटिन्यू टू अटेम्प्ट टू रीच फॉर द ट्री लीव्स एंड इन टाइम देयर नेक्स इंक्रीज्ड इन लेंथ क्रिएटिंग जिराफ्स दैट वी सी टुडे। तो यहां डिसयूज और यूज की बात की जा रही है, वहां स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन की बात की गई है। ठीक है, तो इससे हमें क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है दोनों में, लेमार्क और डार्विनिज्म में। ठीक, क्लियर? कोई डाउट? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे।
सो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो सिंथेटिक थ्योरी जो है नई थ्योरी है और ये 20वीं सेंचुरी में आई थी, क्योंकि इसमें जो नए नए एडवांसेस हुए थे बायोलॉजिकल साइंसेज में उसको भी कंसीडर में इस थ्योरी ने किया। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे कई साल क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 में, 11 में, कभी भी मन करता है यूपीएससी का पूछ लेता है, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2012 में भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जो कहानी डार्विन ने शुरू की थी ह्यूमन इवोल्यूशन की, नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी, उसको ही आगे बढ़ाया गया इस थ्योरी में। ऐसा नहीं है कि ये उस चीज के बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेगी, नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर रही है ये, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी नहीं लेके आई है, इसीलिए इसको नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो म्यूटेशंस की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? ह्यूगो डी वेरीज ने। ह्यूगो डी वेरीज ने म्यूटेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने जो डार्विन की थ्योरी थी उसे क्रिटिसाइज भी किया था कि जो इवोल्यूशन होता है वो लार्ज जंप से होता है, मतलब अचानक जो चेंजेस आते हैं, बड़े चेंज आते हैं उनकी वजह से होता है, और नहीं ना कि छोटे जो माइनर वेरिएशंस आते हैं जो सालों साल चलते आ रहे हैं उससे होगा। सडन जो म्यूटेशंस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, उनसे इवोल्यूशन को एक गति मिलती है, उससे इवोल्यूशन होता है। ठीक, अब रीसेंट नॉलेज इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एटसेट्रा हैव इन्फ्लुएंस्ड द बायोलॉजिस्ट टू इंक्लूड ऑल द फिनोमेना। ठीक है, तो जेनेटिक्स जिसमें जीन्स की स्टडी होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन सेल बायोलॉजी, इसमें जो भी एडवांसेस हुए हैं उन्होंने इंपैक्ट किया है पूरे मानव जाति को, और उससे हमें कई टूल्स, टेक्नोलॉजीज मिले, और हमें पता चला कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इन्होंने हमारी इवोल्यूशन की थ्योरी को एक नई गति दी, एक नया दिशा दिया। मॉडर्न सिंथेसिस ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिसिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। जो नेचर की स्टडी करते थे उनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है, और जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं उन्हें जेनेटिसिस्ट कहा जाता है। उनके बीच में एक समन्वय बनाया, एक कह सकते हैं कि उन दोनों के कॉन्सेप्ट को साथ में लेके आए, और इसको इन्होंने वो किया, रिकैलिब्रेट किया विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट स्टडी करते थे। तो फॉसिल्स की स्टडी कौन करता है? पैलियोंटोलॉजिस्ट। नेचुरलिस्ट नेचर की स्टडी कर रहे हैं, और जेनेटिसिस्ट जेनेटिक्स की। तो इन सब चीजों को एक साथ जब लाया गया तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बनी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब क्या कहते हैं? इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है फंक्शनल एडाप्टेशन का ऑर्गेनिज्म का, बाय कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन। तो पहली चीज क्या है? वेरिएशन कैसे आएगा उसकी चिंता है, फिर उसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन कैसे लगेगा, natural selection operating on these variation, thus bringing the changes in the gene frequency at population level, और उसके बाद होगा हमारा आइसोलेशन। ठीक है, तो उससे क्या होगी? बाद में एक नई स्पीशीज का ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट्स, आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है नया, ये भी नया कॉन्सेप्ट आया। उसके अलावा वेरिएशन कैसे होगा उसके बारे में भी ये थ्योरी बताती है। ठीक है, तो थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कॉन्सेप्ट्स:
प्रोडक्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएशन, प्रोडक्शन कैसे होगा, कॉज क्या है वेरिएशन के। इसके अलावा एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन दिस वेरिएशन, जो भी बदलाव हुआ उस पर नेचुरल सिलेक्शन कैसे लगता है। और रोल ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन का क्या रोल है स्पीशीज के, नए स्पीशीज के ओरिजिन में। तो ये सारी चीजें ये जो नई थ्योरी है ये बताती है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फंक्शनल अडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो भी नया इन्वायरमेंट आया उसके अकॉर्डिंग वो अडाप्ट कैसे करता है ना। इवोल्यूशन क्या है, नए इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट कर रहे हैं आप। कैसे कर रहे हैं आप, अलग अलग वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और नेचुरल सिलेक्शन की जो फोर्स है उनमें से जो भी सुटेबल है उसको पिक कर ले रहा है, उसको अलग कर दे रहा है पॉपुलेशन से, और वो जोग्राफिकली रिप्रोडक्टिवली अलग हो गया, और बाद में एक नई स्पीशीज आ रही है जो नई पुरानी स्पीशीज से काफी भिन्न है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब सिंथेटिक थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स कौन थे, किन लोगों ने इस पे अपने विचार रखे, या किन लोगों की थ्योरीज से हमने इसमें विचार लिए। क्योंकि ये लोग अपनी थ्योरी दिए थे, हमें ह्यूमन इवोल्यूशन समझाना है, तो हमने इनकी थ्योरीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहली कौन सी है, जर्म प्लाज्म थ्योरी ऑफ ऑगस्ट विसमैन। ऑगस्ट विसमैन का हमने देखा ना एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो रैट के ऊपर, कि उन्होंने काफी 2022 जनरेशन तक रैट के टेल्स को काटा था, लेकिन हर जनरेशन बाद वो टेल्स वैसे ही हो रही थी। इसका मतलब क्या है कि वो जो चेंजेस थे वो जीन में नहीं जा पा रहे थे। तो इन्होंने वही कहा कि जर्म प्लाज्म में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक वो चेंज दूसरे जनरेशन में नहीं जाएगा। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी ये कहती है। इसके अलावा म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय ह्यूगो डिवेरिस, इन्होंने बात की कि नहीं, जो नए सडन चेंजेस होते हैं क्रोमोसोम में, उससे एक ह्यूमन इवोल्यूशन को नई गति मिलती है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल, ये हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल्स के क्या लॉज हैं, किस तरीके से कोई जीन ट्रांसमिट करती है, क्या उन्होंने अपने जो 3 लॉ दिए थे उसमें कि वो डोमिनेंट रिसेसिव किस तरीके से होगा, वो सारा उसने काफी इंपैक्ट किया था इस सिंथेटिक थ्योरी में। इसके अलावा डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हमें पता ही है। वैगनर्स कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन, तो वैगनर ने कॉन्सेप्ट दिया आइसोलेशन का कि एक पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल ए है, अब क्या होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ ज्योग्राफिकल इनके ऊपर बाउंड्री लगा दी अलग, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई, और उनमें जो बदलाव आए वहां के होने से, उससे क्या होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होगा, रिप्रोडक्टिवली भी वो आइसोलेट हो जाएंगी, नई स्पीशीज बन जाएंगी, और वो जब उनको बाद में एक साथ भी लाया जाए तब भी वो एक दूसरे के साथ मेटिंग करके सेम प्रोजेनी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो नई स्पीशीज बन गए। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वैगनर का, इसने भी काफी बड़ा इंपैक्ट किया था हमारी अंडरस्टैंडिंग में ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे होता है, क्या कारण है। तो उनमें एक आइसोलेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा पॉपुलेशन डायनेमिक्स की बात की थी जूलियन हक्सले, अर्नेस्ट मायर, टीटी थॉमसन ने। पॉपुलेशन जेनेटिक्स सीवल राइट, विनबर्ग और हार्डिंग। तो इन सबका ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। हमें ऐसा नहीं है कि सबकी थ्योरी बैठ के यहां पढ़नी है इसको, हम ये देख रहे हैं कि किससे ये इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स क्या हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के। तो उसमें सबसे पहले हमारा है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन किस कारणों से होता है, वेरिएशन किन कारणों से होता है,
उसमें सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण है म्यूटेशन। इसके अलावा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो इनसे क्या होता है, वेरिएशन डेवलप होता है, और वेरिएशन के बाद क्या होगा, उन पे नेचुरल सिलेक्शन लगेगा, और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जाएंगे और माइग्रेशन होगा एक दूसरी जगह पे और नई स्पीशीज बन जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे जो तीन हमारे कॉन्सेप्ट थे, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो वेरिएशन किन कारणों से होता है, तो इस बारे में भी इन्होंने डीपली बताया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम लोग म्यूटेशन पे। So what is mutation? It refers to sudden change in the genetic material of an organism. तो sudden change, अचानक आया हुआ बदलाव, किसमें, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसमें जो भी सडन चेंजेस आए उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने, ह्यूगो डी वेरिस। तो इन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट म्यूटेशन दिया था, और इन्होंने इस पे बताया कि इससे एक ह्यूमन इवोल्यूशन को एक काफी इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं, गति मिलती है, एक दिशा मिलती है। Whatever changes occurs are totally unrelated to any environmental demands. ये अचानक आए हुए जो बदलाव होते हैं, सारे बदलाव ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के बाद ही आएंगे। हो सकता है जो हमारी बॉडी है वो किसी भी कारण से वो म्यूटेट कर सकती है, जो सेल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, म्यूटेट कर सकता है। और अब ये नेचुरल सिलेक्शन, जो नेचर को डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे म्यूटेशंस को आगे ले जाना है या इसी जनरेशन में वो पेरिश हो जाएगा। ठीक है, so whatever changes occurs are totally unrelated to any environmental demands that are being made on the organism or its environmental experiences. तो म्यूटेशन के बारे में बता रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बदलाव आ सकता है, सडन चेंज है ना। ठीक है, अब इट कैन बी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, अपने आप हो सकता है या आप स्पेशली उसमें म्यूटेशन करते हैं। आप अब जेनेटिक्स काफी विस्तृत हो चुका है, काफी ज्यादा उसमें एडवांसेस हो गए हैं, है ना। तो कुछ म्यूटेशन इंड्यूस इसलिए किए जाते हैं प्रॉपर स्टडी करने के लिए, या फिर उससे कोई बेनिफिट हो सकता है, जैसे जीन थेरेपी है कि वो जो डिजीज वाला एस्पेक्ट है उसको हटा के नए जेनेटिक जो नॉर्मल जीन है उसको इंसर्ट कर दें, तो वो तो इंड्यूस्ड हो गया। लेकिन म्यूटेशन क्या है, मे बी स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है, बट ओनली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो अपने आप होता है उन्हीं का इवोल्यूशन नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांसेस होता है, जो इंड्यूस्ड होता है वो इतना इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहां म्यूटेशन की बात की गई है, सडन चेंज, इन्वायरमेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इसके साथ साथ ये स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा म्यूटेशन जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो हमारा एंसिस्टर ब्लड ग्रुप क्या था, ओ। म्यूटेशन टू ब्लड ग्रुप ए अकर्ड इन सेंट्रल यूरोप, एक म्यूटेशन हुआ, ए आ गया, ए ग्रुप आ गया। उसके बाद एक और म्यूटेशन हुआ एशिया में, तो बी ब्लड ग्रुप आ गया। तो ये क्या है, इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसे म्यूटेशंस को क्या हुआ, नेचर ने सेलेक्ट किया। जो भी म्यूटेशन आया, हो सकता था रिजेक्ट भी कर सकता था, है ना, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो गया, एंड दैट हैज बिकम नाउ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ह्यूमन बायोलॉजी में अब नए अलग अलग 3 एलील्स हैं। अब पहले एक एलील था, अब कितने, 3 एलील हैं इनके अपने जो होते हैं ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो म्यूटेशन तो वैसे बहुत सारा एस्पेक्ट पे डील करता है, लेकिन म्यूटेशन में 2
ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, जीन और क्रोमोसोमल। जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आया तो उसे जेनेटिक म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन कहते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन आ रहा है तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहा जाता है। तो हमारी जो कोर्स गाइडलाइन 9 है तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं, जिसमें हम ज्यादा जेनेटिक वाले एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या लॉज हैं, वो सारी चीजें उसमें पढ़ते हैं। तो वहां डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे म्यूटेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं। यहां हम बेसिक एस्पेक्ट देख लेते हैं कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। तो जीन्स आपको पता है क्या होती हैं? दे आर पोर्शंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विच हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं ये, और ये डीएनए मॉलिक्यूल के एक पार्ट है। अब कोई भी चेंज हो रहा है, एनी स्ट्रक्चरल चेंज अकरिंग इन डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज जीन म्यूटेशन। ठीक है, कोई भी बदलाव हो रहा है। अब क्या होगा? हेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन द जीन्स दे कंट्रोल दैट कंट्रोल देम। ठीक है, तो हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो भी हैं, जो ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द जीन्स दोज कंट्रोल देम। कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो जीन उसको कंट्रोल कर रही है, डीएनए होगा, वो उसी टाइप का एक प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन डिसाइड करेगा वो बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर सही है, बेनिफिशियल है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो, तो वो जीन में उतना बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी जीन्स में चेंज होता है उससे हमारे फिनोटाइप या जो भी ट्रेट्स होते हैं उनमें बदलाव होता है। ठीक है, तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द फिनोटाइप और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जीन में म्यूटेशन होगा तो नए हम लोगों को वेरिएशंस मिलेंगे, ऐसा सिंथेटिक थ्योरी कहती है। जीन म्यूटेशन में बी सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस। फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन कैन बी एक्सीडेंटली सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए थाइमीन। जैसे यहां देखा गया है सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे एक बेस है सी साइटोसिन, उसके जगह थाइमीन आ गया। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। कोई चीज इंसर्शन हो रही है, जैसे यहां कोई था नहीं, यहां ये चीज इंसर्ट हो गई, इससे कुछ बदलाव आ गया जीन में। इसके अलावा डिलीशन, कोई एस्पेक्ट था गुआनिन और एडेनिन, वो हट गया। तो ये सारे एस्पेक्ट से कुछ भी बदलाव हो सकता है जीन्स में। और कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है एक या दो जीन की। तो ये सारे जितने भी बदलाव होते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो नेचर है वो किसको सेलेक्ट करता है वो डिपेंड करता है। वही हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
नाउ मूविंग टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम में जो चेंजेस आए उससे भी म्यूटेशन होता है और हमारे पास काफी वेरिएशन मिलती है। तो क्रोमोसोम जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, क्रोमोसोमल वेरिएशन, दीज आर स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के या तो स्ट्रक्चर में या नंबर में बदलाव होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ये किस प्रकार का होता है बदलाव? या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एनीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे 9th कोर्स गाइडलाइन में। या फिर कोई स्ट्रक्चर जो है उसका डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम का, या डुप्लीकेशन हो जाता है, कोई चीज ऐड हो गई, इन्वर्ट हो गई या ट्रांसलोकेट हो गई। तो इन सब से क्या होता है, वेरिएशन आता है ऑर्गेनिजम्स में और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, जीन और इसके साथ साथ क्रोमोसोम। ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो फैक्टर है, या दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं, पहला हमने म्यूटेशन देखा, दूसरा जो फैक्टर है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या कहता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहता है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, कि हम मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो मिक्सिंग और रिकंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग जीन्स से क्या होगा, नए जीनोटाइप का विकास होगा। ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और रिकंबाइनिंग द एग्जिस्टिंग जीन्स इनटू ए वैरायटी ऑफ न्यू जीनोटाइप्स। ठीक है। अब इससे क्या होगा, सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आता है वेरिएबिलिटी, जीन की वेरिएबिलिटी, वेरिएशन इन द जीन्स इज सीन। और उससे क्या होगा, हेरिटेबल वेरिएशन को कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मतलब जो ऐसा वेरिएशन जो दूसरे जनरेशन में जा सकता है, उसका जो सोर्स है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, जीन्स की मिक्सिंग और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या है, डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशंस और एलील्स बट ओनली रीअरेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन्स। नाम से पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, एक मिक्सिंग कर रहा है, वो है ना, मिक्सिंग कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें रीअरेंजमेंट होगा। पुरानी, जैसे कोई ऐसा एक बटरफ्लाई है जो एक वन बटरफ्लाई और एक सेकंड है, ये रेड कलर की है, ये व्हाइट कलर की है। तो रिकॉम्बिनेशन होगा तो मिक्स्ड कलर के बटरफ्लाईज हमारे पास आ सकती हैं। हो सकता है कि मिक्स्ड कलर के बटरफ्लाईज उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से सेव कर सकते हैं प्रीडेटर से। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें किसके अंडर में आएंगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, जिसमें हम नए वेरिएशंस नहीं लेकिन रीअरेंजमेंट कर रहे हैं नए एग्जिस्टिंग जीन्स को, उससे हमें नए एक फिनोटाइप्स मिलेंगे, नए कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे हम जो नॉर्मल, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको समझ पाते हैं कि ये वेरिएशन आया कहां से। तो उसमें म्यूटेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब आते हैं हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे पहले क्या है, ये ब्लू कलर वाइज अगर देखें, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये रेड कलर का क्रोमोसोम है। अब इनका यहां क्रॉसओवर हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रेड इधर भी चला गया और ब्लू रेड वाले में आ गया। तो क्या हो गया, क्रॉसओवर रीजन। तो ए बी रिकॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से यहां भी ऐसा ही है, यहां इस साइड से ये इसको टच कर रहा है तो उसकी वजह से इस एरिया में रेडनेस आ गई और इधर ब्लू। तो ये भी एक क्रॉस ओवर रीजन है जिससे बी सी रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो ये रिकॉम्बिनेशन से जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ेगी, आपका जो ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी है उसमें भी इंपैक्ट आता है
इससे, ठीक है। अब न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग जीन्स आर प्रोड्यूस्ड एट बिगिनिंग ऑफ मियोसिस। जो मियोसिस एक प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो मियोसिस एक प्रोसेस होता है। तो उसमें जब कॉम्बिनेशन होता है एग्जिस्टिंग जीन्स का, क्रॉसिंग ओवर होगा, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक और रीअटैच होंगे, है ना, तो उससे ये प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन होता है। दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस रिजल्ट्स इन अनलिंकिंग एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल जीन्स। जो पेरेंटल जीन्स क्या थे इसमें, ब्लू और रेड थे, लेकिन अब उनका क्रॉसओवर हो रहा है, तो ब्लू वाले में रेड चले गए और रेड वाले में ब्लू, क्रॉसओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम इज अ फिनोमेना दैट ओनली अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस बाय चियास्माटा, ठीक है। तो मियोसिस के टाइम में होता है। ड्यूरिंग क्रॉसओवर प्रोसेस पेरेंटल डीएनए गेट्स एक्सचेंज एंड द रिजल्टिंग क्रोमोसोम्स कंटेन ए मोजाइक ऑफ जीन्स। काफी विभिन्न, मोजाइक का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की जीन्स मिलती हैं मदर और फादर की। तो जिस एरिया में अटैच कर रहा है ये, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आएंगे। चेंजेस जैसे अब यहां देख रहे हैं हम लोग, ऊपर के एंड पे हो रहा है तो ए बी रिकॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ क्या है, अब इस वाले एरिया में हुआ है तो बीसी रिकॉम्बिनेशन आया है। तो जहां भी अटैचमेंट हो रहा है, जहां भी क्रॉसओवर का जो वो हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास नए रिकॉम्बिनेशन होंगे। अब आते हैं एक और फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जो बदलाव हो रहे हैं ह्यूमन वेरिएशन के में अगर देखें तो रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ चांस इवेंट्स। तो रैंडम चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल जो अनएक्सपेक्टेड थे वैसे चेंजेस हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में। जनरली ऐसी पॉपुलेशन, ये क्राइटेरिया है, डिजायरेबल क्राइटेरिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए। उसका इंपैक्ट अगर देखना है तो स्मॉल पॉपुलेशन में ही देख पाएंगे। स्मॉल रिप्रोडक्टिवली मतलब वो रिप्रोडक्शन जो, अगर फॉर एग्जांपल एक ए पॉपुलेशन है, ये दूर है, ये दूसरी बी है, तो इन दोनों में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। मतलब आपने जो भी ज्योग्राफिकली आइसोलेट किया होगा इनको, भौगोलिक रूप से आपने बैरियर लगाए होंगे कि ये दोनों मेट नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चांस फैक्टर्स प्रोड्यूस रैपिड चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ रैपिड चेंजेस होंगे। अगर आपने इसको अलग कर रखा है, क्या होगा, जीन फ्रीक्वेंसी टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो जो रैपिड चेंज होते हैं, सडन चेंज हो रहे हैं, जिनका पहले कोई भी रिलेशनशिप नहीं है आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, उसके लिए टर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है साइडवे चले जाना या आप वेरिएशन लेके आना, ठीक है। तो रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ चांस इवेंट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट्स ऑपरेट्स इन बोथ लार्ज एंड स्मॉल पॉपुलेशन, दोनों में होता है, लेकिन इंपैक्ट कहां होगा, स्मॉल पॉपुलेशन में। बट इट्स इंपैक्ट इज ओनली इन ए स्मॉल पॉपुलेशन। लेटर मतलब स्मॉल पॉपुलेशन जो है, इसमें इसको सिग्निफिकेंट इवोल्यूशनरी इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में काफी रिसर्च हुई है और सीवल राइट ने किया है, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है उसकी जो फोर्स होती है जिसके कारण ये हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन के इवोल्यूशन में। जो उद्भव हो रहा है जनसंख्या का, ये जो भी हमारी जनमानस है, उनके अंदर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी फाइंडिंग किसने की थी, सीवल राइट ने। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कह के भी नहीं, एग्जाम में कभी कभी अगर सीवल राइट इफेक्ट पूछ रहा है
तो वो यही है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ये ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि लार्ज और स्मॉल में दोनों में हो, लेकिन अगर ह्यूमन इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए स्मॉल पॉपुलेशन ज्यादा उपयुक्त है उसका इम्पैक्ट दिखने के लिए। लार्ज में उतना इम्पैक्ट नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। अब कॉजेज क्या होते हैं, किन कारणों से ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है। एक तो होता है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, जब कुछ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है जिसमें 10 लोग हैं, ठीक है, when a few individuals leave the original group and begin a new population in a different location। अब इसमें से 6 लोग कहीं दूर चले गए, ठीक है, और when some environmental change isolates a small population from a larger one, कोई छोटी पॉपुलेशन, इसको अगर हम कहें, अगर स्मॉल देखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं कि दो लोग चले गए, है ना, स्मॉल पॉपुलेशन यही है। अब ये क्या है, इनमें जो बदलाव आते हैं, ये क्या कहता है फाउंडर इफेक्ट, कि दे मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। उनमें कुछ चेंजेस आए उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग में, जिस जगह पे गए हैं, जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, कोई रिवर है, रिवर की साइड ये लोग रह रहे हैं, फॉरेस्ट में ये प्लेन में रह रहे हैं, है ना, तो इनके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो इनकी जो पेरेंट, जो फाउंडर है, उससे डिफर कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट वही है। न्यू जीन पूल मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। रिजल्टेंट न्यू पॉपुलेशन यूजली कंटेन्स हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम फ्यू कॉमन एंसेस्टर्स हु फर्स्ट हैड देम। अब इनके पास क्या होगा, इनके पास एक कोई ऐसा जीन था जो इनकी 10 जनरेशन में सबसे पहली जनरेशन के पास था। अचानक क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन आया इसमें ये वाला जीन आ गया जो अब इसमें विलुप्त हो चुका है, तो फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है इसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी के लिए तो ये इनके पास भी नहीं है ये, लेकिन इनके पास आ गया। न्यू पॉपुलेशन यूजली कंटेन्स हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम फ्री कॉमन एंसेस्टर्स हु फर्स्ट हैड देम, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके जेनेटिक्स के पार्ट हैं, है ना, जब आप पढ़ेंगे 9th में उसमें भी ये चीजें रिपीट होंगी दोबारा। इसके साथ साथ एक और कारण होता है इसका जेनेटिक ड्रिफ्ट का, उसे कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब ये क्या होता है कि मेजर चेंजेस होते हैं, कोई भी क्लाइमेट के हुए, फायर के या अर्थक्वेक, किसी भी रूप से एक जगह की जनसंख्या पूरी वाइप आउट हो गई। अब इसमें से कुछ लोग बचे, फ्यू सर्वाइवर्स, है ना, पता 4 लोग बचे, may reproduce resulting in a large population in subsequent generation, ठीक है। अब क्या होगा, इनकी जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। बॉटलनेक आ गया ना, बॉटलनेक क्या है आपका, कोई भी कैटेस्ट्रॉफ, इससे भी जीन फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंपैक्ट हुई, है ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉन्सेप्ट क्या है, काफी एक इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे अचानक बदलाव आते हैं छोटे पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में। तो उसके 2 कारण बताए, एक तो फाउंडर इफेक्ट कि जो मेन पॉपुलेशन थी उसमें से किसी फाउंडर जो पॉपुलेशन थी उसके कैरेक्टर्स दोबारा रीअपियर हो जाएं जो अभी नहीं थे, और दूसरा है बॉटल नेक इफेक्ट, मतलब आपका कोई भी बॉटल नेक हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कोई चेंज आया, बड़ा बदलाव आया, अर्थक्वेक आ गया, जिससे कि जो पूरी पॉपुलेशन है वो वाइप आउट हो गई, और जो नई थोड़े बहुत बचे हैं वो एक नए जेनेटिक स्पीशीज और वेरिएबिलिटी के साथ प्रस्तुत होंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। तो एक और जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या होता है, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, तो उसमें हमने देखा था, हमने हाई जो यील्डिंग वेराइटीज हैं जो क्रॉप्स की, वीट की या राइस की, उन पर रिसर्च की, है ना।
तो उनको लेके आए, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा थी। तो हाइब्रिड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम अलग अलग जो वेराइटीज हैं, अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको एक साथ लाते हैं, जिससे कि हम बेस्ट, उनके अंदर का जो बेस्ट है उससे हम ज्यादा बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिंगलिंग ऑफ जीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीशीज। तो या तो एक ही पॉपुलेशन है, पूरी एक स्पीशीज है, उसकी अलग अलग पॉपुलेशंस में से किसी एक में से उनका हाइब्रिड करना, या फिर इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज, अलग ही स्पीशीज है उनमें से। जैसे एक हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है? हॉर्स और डंकी, क्या बनता है इससे, इनके क्रॉस से? घोड़े और गधे के हाइब्रिड क्या होता है? खच्चर होता है, म्यूल, है ना। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है जिससे कि ये ज्यादा, इसमें हॉर्स के भी गुण है, इसमें डंकी के भी गुण है। लेबोरियस डंकी की तरह है, हॉर्स की तरह स्टेचर है। तो ये क्या है? काफी इस्तेमाल होता है, म्यूल ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो वो क्या है? हाइब्रिड है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑल्सो अकर बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज गिविंग राइज टू ए प्रोजेनी विद अल्टर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देन दोज ऑफ द पेरेंटल पॉपुलेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है वेरिएंस का, और इससे भी ह्यूमन इवोल्यूशन इंपैक्ट होता है। लेकिन ये भी इफेक्टिव कहाँ है? स्मॉल पॉपुलेशंस में। आपको पता है कि म्यूल का अगर हम क्रॉस करेंगे म्यूल से, तो क्या दूसरा म्यूल आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल है। हर बारी हमें हॉर्स और डंकी रिसर्च फार्म्स होते हैं, वहां ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब ये म्यूल मिलता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉपुलेशंस में ही ये हाइब्रिडाइजेशन एज ए प्रोसेस टू ब्रिंग वेरिएंस इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। अब आते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। इसका माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई पॉपुलेशन में आ रहा है या पॉपुलेशन से जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? माइग्रेशन। तो कोई भी एक पॉपुलेशन है, उसमें जैसे 5 लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ 10 है तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 15 हो गई। अब 15 में से फिर कुछ लोग, 5 लोग चले गए, फिर पॉपुलेशन कितनी हो गई? 10 हो गई। तो माइग्रेशन इन एंड आउट, इन अनस्टेबल इन्वायरमेंट ई माइग्रेशन एंड इन फेवरेबल इन्वायरमेंट इमिग्रेशन हैपन्स इन ए प्लेस। अब खराब क्लाइमेट है तो लोग जाएंगे, इमिग्रेशन होगा, और फेवरेबल इन्वायरमेंट में इमिग्रेशन। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? मूविंग इन और आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। तो माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू जीन। तो जो पूरा जीन पूल है, पूरा जीन पूल है, इसका क्या होगा? इसमें काफी वेरिएशन देखने को मिलेगा, और ये भी ह्यूमन इवोल्यूशन में वेरिएशन का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो माइग्रेशन, सबसे बड़ा कारण इंडिया में माइग्रेशन का क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया? बिगेस्ट कॉज क्या है? किस रीजन की वजह से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है? ये भी हैं, आपके रीजंस हैं, सबसे बड़ा मैं पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा कारण है मैरिज। मैरिज के बाद माइग्रेशन होता है ना फीमेल का मेल के घर पे। तो वो तो चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, कुछ जगह कुछ ट्राइबल सोसाइटीज में ऐसा नहीं होता जहां मैट्रियार्कल है या उनके अलग कोहैबिटेशन के एरियाज हैं। अदरवाइज इट इज क्वाइट कॉमन इन इंडिया माइग्रेशन टू द मेल्स पेरेंट्स हाउस,
और विद मेल, ठीक है। ठीक है, तो ये माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशन में। इसके बाद आते हैं जो एक और फैक्टर है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमने काफी नॉलेज हमने अभी तक गेन कर ली है, कि लेमार्क ने तो नहीं, लेकिन डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को एक काफी इंपॉर्टेंस दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का एक अपोजिट वर्ड भी होता है, वो हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें ह्यूमन खुद डिसाइड कर रहा है कि किसका क्रॉस कराना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। यहां नेचर इसको सेलेक्ट कर रहा है। नेचर इसका एक गाइडिंग फोर्स है कि विच वेरिएशन हैज टू बी टेकन अप एंड इट विल बी ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कौन सा यूजफुल है। क्योंकि मेजॉरिटी जो म्यूटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल इन नेचर, डेंजरस होते हैं, और उनका अगर ट्रांसमिशन हो जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में तो काफी एक बड़ा एक हमारे जो लाइफ फॉर्म्स में चेंज आ सकता है, एडवर्स चेंज आएगा। तो नेचर कहीं ना कहीं उन सबको ट्रांसमिट नहीं होने देता। जैसे किसी को इस कैंसर हो गया, गैंग्रीनस हो गया, अब उसके किसी दूसरे जनरेशन में भी प्रोजेनी को जाएगा या नहीं जाएगा। तो नेचर इस चीज को इंश्योर करता है कि ऐसे डिलीटीरियस चीजें नहीं ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो नेचर इज द गाइडिंग ड्राइविंग फोर्स विच यूटिलाइजेस द म्यूटेशंस एंड गिव्स ए न्यू डायरेक्शन टू द इवोल्यूशंस, ठीक है। जैसे एक नई दिशा दी है इस पूरे इवोल्यूशन प्रोसेस को समझने में। हार्मफुल म्यूटेशंस आर एलिमिनेटेड और सप्रेस्ड, हार्मफुल को वहीं सप्रेस कर देता है नेचर, और म्यूटेंट जिनका सर्वाइवल रेट ज्यादा है उनको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सर्वाइवल रेट ज्यादा है या जो बेनिफिट दे सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है। क्या होता है? एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल शेप का हो जाता है ना। लेकिन वो जो है एस्पेक्ट, वो कुछ एरियाज में जहां मलेरिया इन्फेक्टेड एरियाज हैं वहां वो क्या है? बेनिफिशियल है। तो वहां के लोगों में सिकल सेल एनीमिया भी है और मलेरिया भी है, तो उसमें वो हेल्प कर रहा है। तो उस पॉपुलेशन में ये एंडेमिक है, वहां देखा जाता है। लेकिन बाकी जगह रहेगा तो काफी दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो नेचर देखता है कि कौन से हार्मफुल म्यूटेशन है, उनको एलिमिनेट करना है या सप्रेस करना है, और ऐसे यूजफुल जो भी चेंजेस हैं उनको प्रेफर करता है, इंकरेज करता है। So natural selection favored those features of an organism that brought into more efficient adaptive relations. ऐसे characteristics जो उस particular environment में उसको survive करने में, उसको adapt करने में help करते हैं, उनको natural selection favor करता है। और इसके साथ साथ ये एक स्पेशिएशन के लिए भी एक important force है। एक नई स्पीशीज का उदय होना, उसमें मैंने बताया था कि पहले वेरिएशन होगा, उसके बाद क्या होगा? नेचुरल सिलेक्शन, उसका आइसोलेशन होगा, और उसके बाद क्या बनेगा? न्यू स्पीशीज। तो इस सारा प्रोसेस हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करता है। अब देखते हैं एक और फैक्टर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो हमने बताया था वैगनर का कॉन्सेप्ट था। तो वैगनर ने क्या कहा था कि कोई पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन, इसमें हमने क्या किया? ज्योग्राफिकल एक बैरियर लगा दिया। A1 पॉपुलेशन यहां रह रही है और A2 यहां रह रही है। अब क्या होगा? इनके अंदर पहले तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया। ये एक दूसरे के साथ मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, और उससे क्या होगा? उनके अंदर कुछ नए जीन फ्रीक्वेंसीज का डेवलपमेंट होगा पर्टिकुलर ज्योग्राफीज के हिसाब से, और एक नए स्पीशीज का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है आइसोलेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन स्पेशिएशन। नई स्पीशीज का, प्रजाति का फॉर्मेशन में आइसोलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग
अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। एक जमाने में एलिफेंट की एक ही स्पीशीज होगी, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर होगा, और बाद में जो माइग्रेट हुए हैं, ज्योग्राफिकली माइग्रेशन हुआ है दूसरी जगह पे, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर कुछ रिप्रोडक्शन में भी आइसोलेशन आ गया। अब उनको दोबारा अपनी प्लेस पर लाएंगे, तब भी वो एक दूसरे के साथ मेटिंग करके एक वायबल ऑफस्प्रिंग नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वेरियस आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स ऑपरेट इन नेचर टू आइसोलेट स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ए पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिवली, so they cannot breed freely. Related species are also isolated from each other, which prevents hybrid formation. हाइब्रिड भी नहीं बनेगा। और आइसोलेशन कैसा होता है, पहला ज्योग्राफिकल होगा, इकोलॉजिकल, साइकिक, और बाद में रिप्रोडक्टिव हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हो जाएगा तो इसका मतलब है एक वो नई स्पीशीज के उदय में की डायरेक्शन में जा रहा है। बट द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से अब आपकी नई स्पीशीज बन गई, जो पहली वाली जो पेरेंट पॉपुलेशन थी उनके साथ मेटिंग करके नई प्रोजेनी नहीं बना पा रही। ठीक है, तो अब वो वहां आ भी जाए तो क्या होगा, वो एज ए सेपरेट स्पीशीज ही रहेगा। अगर वो वापस इसी पॉपुलेशन में, अब इनके बीच का जो ये बैरियर है, इसको अगर हम हटा भी दें, अब क्या होगा, ये इधर आ भी जाए लेकिन वो स्पीशीज ही दूसरी बन गया है, तो इस तरीके से नई स्पीशीज का, जैसे हमने फिंच का एग्जाम्पल देखा था, है ना, फिंच में भी यही हुआ था, वो लोग दूसरी जगह पे चले गए और वहां जाके उनके अंदर नए चेंजेस आ गए थे। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑल्सो प्लेज ए वेरी क्रिटिकल रोल इन ह्यूमन इवोल्यूशन। क्लियर? अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशिएशन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज ओरिजिनेट कैसे करेंगी? अब स्पीशीज इज ए नेचुरल पॉपुलेशन इन विच इंडिविजुअल्स आर एक्चुअली और पोटेंशियली कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद वन अनदर। एक स्पीशीज की क्या परिभाषा है? एक प्रजाति वो होगी जिसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, 1, 2 जितने भी हैं, ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्टिवली भी ये मेटिंग कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं। स्पीशीज वही होती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, चाहे यहाँ के हैं या फिर दूसरे रेसेस के हैं, कोई मोंगोलॉइड है, कोई है, लेकिन वायबल ऑफस्प्रिंग हो पाता है, इसलिए वो एक ही स्पीशीज के पार्ट हैं। रेसेस अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से स्पीशीज क्या है, जिसमें इंडिविजुअल्स कैपेबल हैं ब्रीडिंग के एक दूसरे से, जिससे फर्टाइल वायबल ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, और अंडर नेचुरल कंडीशंस डू नॉट नॉर्मली इंटरब्रीड विद इंडिविजुअल्स ऑफ अदर स्पीशीज। अब ये दूसरे स्पीशीज है, जैसे एप्स है, ह्यूमन, इधर ह्यूमन है। अब ह्यूमन के अंदर जो रेसेस हैं, जो अपनी प्रजातियां, उनमें तो हो जाएगा मेटिंग, लेकिन एप्स के साथ नहीं हो सकता, यूजुअली जनरली नहीं होता है। कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि हॉर्स और डंकी का दोनों अलग स्पीशीज हैं, लेकिन कर रहे हैं, म्यूल बन जा रहा है, लेकिन एप्स और ह्यूमन में वो नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर स्पीशीज फ्रॉम वन इज नोन एज स्पेशिएशन। तो एक स्पीशीज से अनेक स्पीशीज बनना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पेसिएशन फिनोमिना। फॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर स्पीशीज ऑफन रिक्वायर्ड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। सबसे पहले इनको बनाने के लिए इनके बीच में बैरियर लगाना पड़ेगा, भौगोलिक बैरियर होगा, और उससे इनके फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगा, और उससे नई स्पीशीज का उदय होगा। क्लियर? अब मोड्स ऑफ स्पेशिएशन क्या है? स्पेशिएशन अलग अलग प्रकार का बताया गया है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में, कि जिस तरीके से ज्योग्राफिक आइसोलेशन होता है, जितना एक्सटेंड तक होगा, उसके आधार पे इन्होंने
अलग प्रकार के स्पेसिएशन या नई स्पीशीज बनाने का प्रोसेस होता है। तो पहला है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन ये क्या होता है? जब एक ज्योग्राफिकल बैरियर है, जैसे रिवर है, बीच में एक पॉपुलेशन So, depending upon the extent of geographical isolation, there are 4 modes of speciation. Species नए बनाने के 4 मोड होते हैं। पहला है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। It occurs when a geographic barrier like river, sea, mountain chain और desert strip isolates a subset of the population. मतलब एक population यहाँ है और दूसरी यहाँ, और इनके बीच में कोई भी geographical barrier है, कुछ भी हो सकता है, वो रिवर, सी, माउंटेन चेन, डेजर्ट, कुछ भी आ सकता है, और फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्ट ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑन इट। एक एरिया हो सकता है माउंटेन हो, दूसरा डेजर्ट की तरफ हो, तो उसमें जो जेनेटिक इन्वायरमेंट कैसा होगा, अलग होगा, और उसी के अकॉर्डिंग जीन फ्रीक्वेंसीज होंगी, वेरिएशंस होंगे और कुछ नए अडाप्टेशंस होंगी, जिससे इन दोनों स्पीशीज में डिफरेंसेस आएगा और बाद में वो नई स्पीशीज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। ये क्या कहता है? इट इज अ टाइप ऑफ स्पेसिएशन इन विच सबसेट्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स बिकम आइसोलेटेड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है पॉपुलेशंस के बीच में। पैरापेट्रिक में सबसेट्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिक एरिया। जैसे एक पॉपुलेशन, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, रशिया है, रशिया की पॉपुलेशन काफी, जो लैंड मास है काफी विस्तृत है ना। तो उनका एक एरिया साइबेरिया है, जो उनके जो मेन जो एरिया है, मेन लैंड है, उससे काफी दूर पड़ता है, तो और काफी ठंडा भी है। आपने देखा होगा वहां के जो बर्ड्स हैं या जो भी माइग्रेट करते हैं सर्दियों के टाइम में दूसरे गर्म इलाकों की तरफ, इंडिया में भी आते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो साइबेरियन क्रेन्स और ये सारे बर्ड्स जो आते हैं। तो ये
क्या शो करता है कि एक डिस्टेंस की वजह से अलग अलग टाइप की स्पीशीज वहां डेवलप हो रही हैं, स्पीशीज के बीच में डिफरेंस आ रहा है और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनके अंदर जीन फ्रीक्वेंसीज में चेंज आएगा और वो नई एक स्पीशीज का उदय देखने को मिल सकता है। तो पैरापेट्रिक मीन्स जो भी डिस्टेंस आ रहा है, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रॉब्लम है, आइसोलेशन है, वो डिस्टेंस के कारण आ रहा है। इसके बाद पेरीपेट्रिक स्पेशिएशन, ये कब होता है? जब नई स्पीशीज बनती हैं आइसोलेटेड स्मॉलर पेरिफेरल पॉपुलेशंस में, विच आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सचेंजिंग जीन्स विद द मेन पॉपुलेशन। इस जैसा हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें था कि एक छोटी पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होता है, वो आइसोलेट हो जाती है दूसरे से, और उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण भी नई स्पीशीज का उदय हो सकता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और उसके बाद उनमें नई स्पीशीज आ सकती है। ठीक है, तो आइसोलेशन स्मॉल पेरिफेरल पॉपुलेशन का, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट की क्या वो होती है, स्मॉल पॉपुलेशन है जो मेन पॉपुलेशन से अलग हो गई है, तो इसके अंदर ऐसी जगह पे नई स्पीशीज आ रही है, तो उसके लिए प्रोसेस दिया गया है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। और चौथा और लास्ट है सिम्पेट्रिक। ये काफी रेयर है क्योंकि विदाउट ज्योग्राफिक और फिजिकल बैरियर्स, यहां ऐसा कोई बैरियर ही नहीं होता। जैसे पॉपुलेशंस हैं उनमें कोई ज्योग्राफिक या फिजिकल बैरियर नहीं है। अब डिसेंडेंट है, जैसे इट रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 or more descendant species from a single ancestor species all occupying the same geographic location। तो ऐसा काफी रेयर होता है कि एक ही जगह पे रहते रहते अलग अलग स्पीशीज का डेवलपमेंट हो जा रहा है। मेन जो पेरेंट ग्रुप है उनमें वेरिएशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है ए, अब एक ही जगह पे रह रहा है, उसमें A1, A2, A3 कितने भी प्रकार के उनके सबसेट्स हैं, कोई ग्रुप्स हैं, सबसेट्स हैं। अब इनके ये क्या है, इंडिपेंडेंटली अपने में नई स्पीशीज बन जाते हैं, जबकि इनका कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई भी ना ही कोई ऐसा कोई दूसरा बैरियर, रिप्रोडक्टिव बैरियर लाया गया है। मेटिंग भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, फिजिकल बैरियर भी नहीं है, तब भी नई स्पीशीज डेवलप हो जाती हैं। तो ये काफी रेयर टाइप का, ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि स्पेशिएशन के लिए जनरली आपको कुछ तो कुछ बैरियर तो लाना पड़ेगा ना, कि मेटिंग रोकनी पड़ेगी आपको, वो दूसरे एरिया में रह रहा है, ये स्पीशीज, ये सबसेट दूसरे एरिया में रह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप ये स्पेशिएशन कर पाते हैं। तो सिम्पेट्रिक स्पेशिएशन काफी रेयर टाइप का है। ठीक है, तो हमने 4 टाइप के स्पेशिएशन देखा है। स्पेशिएशन पे जनरली क्या है, शॉर्ट नोट्स कभी आ जाता है या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे आ गया, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये अपने ह्यूमन इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर आपने 4 टाइप में बता दिया थोड़ा थोड़ा, तो आप 100 वर्ड्स इजिली लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का क्या क्रिटिसिज्म है वो देखते हैं हम लोग। तो वैसे तो ये सारी कमियां इन्होंने पूरी कर दी थी, डार्विन की जो प्रॉब्लम्स थी, लेमार्क की जो प्रॉब्लम थी, वो इसमें कवर कर ही ली गई थी। जेनेटिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, म्यूटेशन थ्योरी का, वैगनर की जो आइसोलेशन के एस्पेक्ट्स थे उनका भी, सभी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिसिज्म तो हर साइंस का एक पार्ट है। सो व्हाट इज द न्यू क्रिटिसिज्म ऑफ दिस? ये क्या थ्योरी कहती है, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ओवर एम्फसाइज्ड एंड रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अंडरमाइंड। यह कहते हैं जितने सारे हमने फैक्टर्स देखे थे ना वेरिएशन के, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वेरिएशन होता है ना, जैसे जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, इसके अलावा आपका रिकॉम्बिनेशन है ना, तो इस टाइप के जितने भी थे। अब ये क्या कहता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और क्रोमोसोमल जो
एस्पेक्ट है चेंज, इसको ओवर एम्फोसाइज किया है, जबकि हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऐसा ये कुछ थिंकर कहते हैं, क्योंकि लिटरेचर ज्यादा नहीं है उसके बारे में। जेनेटिक वाले के बारे में काफी ज्यादा बताया था इन्होंने। इस सेकंड क्रिटिसिज्म क्या है? इट एक्सप्लेन्स इवोल्यूशंस एज इट अकर्ड इन द पास्ट। पहले कैसे हुआ था इवोल्यूशन, इसके बारे में तो क्लियर पिक्चर दे देता है, लेकिन आगे क्या होगा, फोरकास्टिंग क्या होगी, उसके बारे में बहुत ज्यादा हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी का। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फ्यूचर लाइन ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कहा जाता है भारत का पास्ट तो काफी अच्छा है, फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में हमारे पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे की चीजों पे अगर हम लोग सोचते रहेंगे तो आगे क्या होने वाला है उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा, या हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रोल ऑफ माइग्रेशन इन इवोल्यूशन इज नॉट क्लियर। अब माइग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, तो ये जब थ्योरी बताई गई थी, जो थ्योरी के एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इट इज नॉट वेरी क्लियर। जैसे उसमें दो टाइप होता है, एक तो माइग्रेशन होता है किसी एक एरिया में, ए एरिया में अगर 100 लोग रह रहे हैं, 10 लोग आए, फिर वहां से भी कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, 5 लोग चले गए, तो उस टाइप के बहुत ज्यादा रिसर्च मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में नहीं मिल रही। देयरफॉर इट्स इंक्लूजन इज सुपरफ्लस। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने इंक्लूड तो कर लिया लेकिन आपने बताया नहीं बहुत ज्यादा उसके बारे में, कि ह्यूमन सेपरेटली आपको क्लियरली बताना चाहिए कि उसका क्या रोल है, क्या उसके इनपुट्स हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के। अब डार्विनिज्म और न्यू डार्विनिज्म या सिंथेटिक थ्योरी में क्या डिफरेंस है, उसके 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज बीन कंसिडरेबली ब्रॉडेंड एंड रिफाइंड एंड इज नॉट क्वाइट द सेम एज द डार्विन्स। तो डार्विन की जो थ्योरी थी वो हमें पता है, वो 5 मेन पोस्टुलेट्स पे बेस्ड थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन उससे बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लेन नहीं हो पाई, तो हमने क्या किया, फिर हमने जेनेटिक्स वाले लोगों की हेल्प ली। ठीक, फिर हमने अलग ऐसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में गए, पैलिएंटोलॉजी में गए। तो ये सारी चीजें जब हुई तो उसके बाद ये कौन सी थ्योरी बनी, ये सब मिला के नियो डार्विनिज्म, है ना, या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहा जाता है। तो डार्विन के साथ कुछ दिक्कतें थी जो इन्होंने एड्रेस की, जो हमने देखा था जब क्रिटिसिज्म डार्विनिज्म का देखा था। He recognized the fact that natural selection involves differential reproduction, but he did not equate the two. मतलब कहने का मतलब है वो जानते थे कुछ चीजें, लेकिन प्रूफ करने के बाद उनके पास उस टाइम टूल ही नहीं थे। जब जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप कितना प्रिडिक्ट कर पाओगे, है ना। और यहाँ जो न्यू डार्विनिज्म है या मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, जेनेटिक्स को साथ में लेके आया है। तो उससे जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉजेज ऑफ वेरिएंस पर्टिकुलरली। ठीक है, इन मॉडर्न थ्योरी मॉडर्न नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन प्लस द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले इन सच फिनोमेना इज हेरिडिटी, genetic variation, all the other factors that affect selection and determine its results. मॉडर्न थ्योरी मतलब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं कि वहां नेचुरल सिलेक्शन को डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन भी कहा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि नेचर डिसाइड कर रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक के लोग आगे रिप्रोड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, और उसमें रोल कौन प्ले कर रहा है, क्लियरली हेरिडिटी, जेनेटिक वेरिएशन एंड अदर फैक्टर्स जैसे आइसोलेशन। ये सारी चीजें मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डार्विनिज्म में क्या था, नेचुरल सिलेक्शन वाज मेनली एलिमिनेशन,
डेथ ऑफ अनफिट एंड सर्वाइवल ऑफ फिट इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। उनका क्लियर था, उन्हें जितना समझ में आया, नेकेड आई से जितना देख सकता है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि स्ट्रगल हुआ है, इसकी वजह से ये वाली जो कैरेक्टर्स के लोग हैं ये लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं या ये एलिमिनेट हो जा रहे हैं। जबकि वहां जो है वो हेरिडिटी जेनेटिक वेरिएशन उनके साथ लिया है। तो दोनों में नेचुरल सिलेक्शन से मतलब क्या है वो भी कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है ना, वो भी डिफर कर रहा है। जैसे आपने आपके मित्र से कहा, उन्होंने कोई काम किया, आपने कहा अरे बड़े महान आदमी हो, ठीक। अब महान का जो वर्ड का वो है मतलब है वो अलग अलग कंटेक्स्ट में चेंज होता रहता है ना। कभी हो सकता है आपने सरकास्टिक कहा है, कभी कहता है लगता है कि आपने सही में मीनिंगफुल, तो वो भी कह देता है कि मजाक मत करो, है ना। उसे ही पता नहीं कौन सा वाला मीनिंग लेके आप कह रहे हो। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां मतलब दोनों जगह अलग अलग है। यहां वो सिंपल है कि एलिमिनेशन होगा, जो सरवाइव करेगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में वो चलेगा, बाकी लोग वो हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। जबकि यहां है वो कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन होता तो है लेकिन वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना सिंपल नहीं है, जिसमें हेरिडिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स, इन सब का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं डार्विनिज्म या नियो डार्विनिज्म के बीच में, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट दिस इंपॉर्टेंट सेशन ऑन synthetic theory, and we have also studied some important aspects about criticism of Darwinism, है ना। कोई डाउट आपको है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? नो? जो लोग ऑनलाइन है उन्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।